नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने एक पहेली है। एक तरफ तो है एक बहुत ही साधारण सा पदार्थ, ग्रेफाइट, मतलब वही कार्बन जिससे पेंसिल की नोक बनती है, और दूसरी तरफ इंसानी लक्षणों का एक बहुत ही अजीब और जटिल समूह। बिल्कुल। और हमारी आज की पड़ताल इसी बात पर है कि हमारे जो स्रोत हैं, जो होम्योपैथिक ग्रंथों से लिए गए हैं, वो इन दोनों को आखिर जोड़ते कैसे हैं। हाँ, और हमारा काम बस ये है कि जो जानकारी हमें दी गई है उसे हूबहू आपके सामने रखे, बिना किसी पक्ष के। सही बात है। हम यहाँ किसी भी चीज का मतलब प्रचार नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और इस पहेली को शुरू करने के लिए एक ऐसा टुकड़ा है जो सच में दिमाग घुमा देता है। सोचिए, एक इंसान जिसे शांत कमरे में ठीक से सुनाई ना दे, लेकिन चलती हुई गाड़ी के शोर में सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगे। ये तो बहुत ही अजीब बात है। है ना? ये ग्रेफाइट से जुड़े कई विरोधाभासों में से सिर्फ एक है। तो चलिए इस अजीब सी दुनिया में उतरते हैं। सबसे पहले, ये स्रोत किस तरह के इंसान की तस्वीर पेश करते हैं? मतलब कौन है ये ग्रेफाइट्स व्यक्तित्व? देखिए, ग्रंथ में जो एक तस्वीर उभरती है हम्म। वो अक्सर उन महिलाओं की है अच्छा। जिनके शरीर में आप कह सकते हैं मोटापे की एक प्रवृत्ति होती है, ओके। जिन्हें अक्सर कब्ज की शिकायत रहती है, ओके। और जिनका मासिक धर्म भी अक्सर देर से या अनियमित होता है। एक दिलचस्प तुलना भी की गई है कि जो भूमिका पल्सेटिला नाम की दवा यौवन के समय निभाती है, अच्छा, वही ग्रेफाइट्स रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज के आसपास निभाती है। तो क्या स्रोत ये कहता है कि ये एक सुस्त सिस्टम की तस्वीर है? मतलब शरीर धीमा है, पाचन धीमा है, तो क्या ये उनके सोचने के तरीके या उनके स्वभाव में भी दिखाई देता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सुस्ती उनके मानसिक स्वभाव में बहुत गहराई से दिखती है। कैसे? ग्रंथ में अत्यधिक सतर्कता और एक संकोची स्वभाव का जिक्र है। ऐसा इंसान हर छोटे बड़े काम में झिझकता है। हर काम में? जैसे क्या पहने, क्या खाएं, कौन सा रास्ता चुने, मतलब हर फैसला एक पहाड़ जैसा लगता है। वो एक लगातार दुविधा की स्थिति में जीते हैं। और मुझे एक और बात ने चौंकाया, काम पर बैठते समय बेचैनी, जिसे फिजिटी कहा गया है। हाँ, फिजिटी मतलब बाहर से शांत दिखने की कोशिश, पर अंदर एक उथल पुथल मची हुई है, जो उनके हिलते डुलते रहने से जाहिर होती है। सही कहा। जैसे कोई व्यक्ति जब झूठ बोल रहा हो तो अपने पैर हिलाता है। बिल्कुल। यहाँ भी शरीर वो कह रहा है जो जुबान शायद नहीं कह पा रही। ये शारीरिक बेचैनी उस अंदरूनी संघर्ष का ही एक बाहरी प्रतिबिंब है। ये जो अंदरूनी झिझक और उथल पुथल है, क्या ये उनके मूड और भावनाओं पर भी उतना ही गहरा असर डालती है? मतलब क्या वे आमतौर पर दुखी रहते हैं? हाँ, और ये कोई मामूली उदासी नहीं है। ग्रंथ में एक बहुत गहरे दुख और निराशा की भावना का वर्णन है, लेकिन सबसे अजीब और दिल दुखाने वाला लक्षण संगीत से जुड़ा है। संगीत से? संगीत तो आमतौर पर मन को शांत करता है। यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। बताया गया है कि संगीत सुनते ही क्या होता है? ऐसे व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सिर्फ अपनी मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। सच में? हाँ, कला जैसी सुंदर चीज भी उन्हें सुकून देने के बजाय उनके दुख को और गहरा कर देती है। ये तो साधारण उदासी से बहुत आगे की बात है। इसका मतलब है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक भी उन्हें आराम नहीं बल्कि तकलीफ देती है। ये उनके अकेलेपन की गहराई को दिखाता है। बिल्कुल। बच्चों के बारे में भी कुछ विरोधाभासी बातें बताई गई हैं, है ना? हाँ, इस श्रेणी में आने वाले बच्चे ढीठ और दूसरों को चिढ़ाने वाले बताए गए हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि अगर उन्हें किसी बात पे डांटा या फटकारा जाए तो रोने के बजाय हंसने लगते हैं। हाँ, ये अनुशासन पर एक बिल्कुल अप्रत्याशित प्रतिक्रिया है। हर चीज में एक विरोधाभास नजर आ रहा है। एक और संवेदनशील विषय जिसका स्रोत में उल्लेख है वो है यौन स्वास्थ्य। हाँ, ग्रंथ इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। दोनों लिंगों में यौन क्रिया के प्रति एक गहरी अरुचि का उल्लेख है। साथ ही ये भी बताया गया है कि यौन शोषण जैसे मानसिक आघात के कारण यौन दुर्बलता की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे मन पर लगे घाव शरीर पर अपना असर छोड़ते हैं। तो ये जो अंदरूनी टूटन और विरोधाभास है, क्या ये बाहर यानी शरीर पर भी किसी तरह से नजर आता है? मेरा मतलब है त्वचा पर, क्योंकि ग्रेफाइट्स के बारे में पढ़ते हुए त्वचा की समस्याएं बार बार सामने आती हैं। बिल्कुल। त्वचा शायद सबसे बड़ा कैनवस है जिस पर ये पूरी कहानी दिखाई देती है। ग्रंथ इसे अस्वस्थ त्वचा कहते हैं। अस्वस्थ त्वचा? इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए कि त्वचा का अपना जो इम्यून सिस्टम है वो लगभग बंद हो गया है।
एक प्रमुख वाक्य है, हर छोटी मोटी चोट में मवाद पड़ जाता है। हर छोटी चोट में? हाँ, जरा सी खरोच भी उसके लिए एक बड़ी लड़ाई बन जाती है और ठीक होने में बहुत वक्त लेती है। यहाँ तक कि सालों पुराने निशान भी फिर से खुल सकते हैं। और एक खास तरह के स्राव का भी जिक्र है जो बहुत अजीब है, पानी जैसा, पारदर्शी पर चिपचिपा। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहचान है। कान के पीछे, उंगलियों और पैर की उंगलियों के बीच या त्वचा की सिलवटों में जो चकत्ते होते हैं, उनसे एक तरल पदार्थ निकलता है जो पानी जैसा साफ होता है लेकिन शहद की तरह चिपचिपा होता है। ये चिपचिपापन एक बहुत बड़ा संकेत है। त्वचा के अलावा नाखूनों की हालत भी काफी खराब बताई गई है। बहुत ज्यादा। नाखून मतलब भंगूर हो जाते हैं, टूटते हैं, मोटे और विकृत भी हो जाते हैं। उनमें दर्द होता है, जैसे उनके नीचे कोई अल्सर हो। ये सिर्फ दिखने में बुरा नहीं है, ये एक दर्दनाक स्थिति है। और फिर आती हैं दरारें, यानी फिशर्स। ऐसा लगता है जैसे त्वचा बस फट रही है। सही शब्द है, फट रही है। ये एक और केंद्रीय विषय है। त्वचा अपनी लोच खो देती है। तो ये दरारें कहीं भी हो सकती हैं? हाँ, खासकर जहाँ त्वचा मुड़ती है, उंगलियों के सिरे, होठों के कोनों में भी। बिल्कुल। और निपल्स पर, गुदामे, पैर की उंगलियों के बीच, ये बहुत दर्दनाक होती हैं। एक तरह से देखें तो जो दरार उनके निर्णय लेने की क्षमता में है, वही उनके शरीर पर भी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत शक्तिशाली इमेजिनेशन है। त्वचा से शरीर के अंदर चलें तो पाचन का क्या हाल है? क्या वहां भी ये सुस्ती और दरार वाली कहानी जारी रहती है? हाँ, और यहाँ भी विरोधाभास है। एक तरफ शरीर कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अच्छा। जिससे भयानक पुरानी कब्ज होती है। मल बहुत मुश्किल से निकलता है, बड़ा, कठोर और गांठदार होता है। और एक बहुत ही अनोखा विवरण है कि ये गांठें श्लेष्मा यानी म्यूकस के धागों से आपस में जुड़ी होती हैं। और दूसरी तरफ जब शरीर छोड़ता है तो सब कुछ बहुत बुरी तरह से बाहर निकाल देता है। दस्त, जो भूरे रंग का तरल होता है, जिसमें खाना बिना पचे हुए निकल जाता है और जिससे बहुत तेज असहनीय गंध आती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका एक संभावित कारण त्वचा पर हुए चकत्तों को किसी क्रीम या दवा से दबा देना बताया गया है। अच्छा, यानी शरीर अपना रास्ता खोज ही लेता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी काफी प्रमुख बताई गई हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा क्षेत्र है। मासिक धर्म बहुत कम मात्रा में, पीला और देर से आता है। साथ में तेज दर्द होता है। अनियमितता आम बात है। और एक और अजीब बात बताई गई है, पैर गीले होने से भी मासिक धर्म में देरी हो सकती है। सिर्फ पैर गीले होने से? ये तो बहुत ज्यादा संवेदनशीलता हुई। और क्या मासिक धर्म के दौरान और भी लक्षण होते हैं? हाँ, सिर्फ दर्द ही नहीं, उस दौरान सुबह के समय मिचली मतलब मॉर्निंग सिकनेस और बहुत ज्यादा कमजोरी और थकावट महसूस होती है। ये दिखाता है कि ये समस्या सिर्फ गर्भाशय तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे शरीर पर असर डाल रही है। साथ ही योनि से होने वाले स्राव यानी ल्यूकोरिया का भी जिक्र है, जो तीखा और जलन पैदा करने वाला होता है। ठीक है, अब तक हमने जो भी बात की है वो परेशान करने वाली और दर्दनाक है। हाँ, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से कहानी और भी अजीब हो जाती है। कुछ ऐसे लक्षण जिनका कोई मतलब ही समझ नहीं आता। हम उस सुनने वाली बात पर वापस आते हैं। हाँ, ये सबसे हैरान करने वाले लक्षणों में से एक है। व्यक्ति को शोर में बेहतर सुनाई देता है। ग्रंथ साफ साफ कहते हैं, जब गाड़ी या कार में यात्रा करते समय एक गड़गड़ाहट की आवाज होती है। हमारी सामान्य समझ तो यही कहती है कि सुनने के लिए शांति चाहिए। ये उसके बिल्कुल विपरीत है। बिल्कुल। क्या इसका कोई तर्क दिया गया है? नहीं, इसे बस एक तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये उन विचित्र लक्षणों में से है जिन्हें तर्क से समझाना मुश्किल है। और एक और बहुत ही अजीब लक्षण है, माथे पर मकड़ी के जाले का एहसास होना। ये क्या है? क्या उन्हें सच में जाला दिखता है? नहीं, ये एक संवेदी भ्रम है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि माथे पर एक मकड़ी का जाला चिपका हुआ है। महसूस होता है? हाँ, और वे उसे हटाने के लिए बार बार अपना हाथ माथे पर फेरते रहते हैं। ये एक बहुत ही खास और यादगार लक्षण है। सिर से जुड़ा एक और लक्षण है, सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर एक छोटे से हिस्से में जलन महसूस होना। हाँ, सिर के वर्टेक्स पर एक गोल जगह में जलन। ग्रंथ इसकी तुलना भी करते हैं जैसे सल्फर नाम की दवा में भी जलन होती है, जबकि सीपिया और वेराथ्रम में उसी जगह पर बर्फीली ठंडक का एहसास होता है। ये दिखाता है कि इन ग्रंथों में लक्षणों की कितनी बारीकियां हैं। और फिर एक बहुत ही गंभीर और डरावनी स्थिति का जिक्र है, कैटालेप्टिक अवस्था। ये सुनने में बहुत डरावना है। मतलब व्यक्ति होश में है, सब देख सुन रहा है, पर अपनी शरीर में
कैद है। बिल्कुल, व्यक्ति पूरी तरह से होश में होता है लेकिन हिलने या बोलने की शक्ति खो देता है। वो अपने आसपास सब कुछ देख और सुन सकता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। ओह, यह अपने ही शरीर में लकवाग्रस्त हो जाने जैसा है, जबकि दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा होता है। क्या वो बाद में से याद रख पाता है? हाँ, स्रोत के अनुसार व्यक्ति को बाद में सब कुछ याद रहता है, जो इस अनुभव को और भी भयावह बना देता है। इसके अलावा हवा के झोंके के प्रति संवेदनशीलता और आसानी से ठंड लग जाने की प्रवृत्ति भी बताई गई है, जो शरीर की एक सामान्य कमजोरी की ओर इशारा करती है। सही। तो इन सभी लक्षणों को एक साथ रख कर देखें तो ये स्रोत इन्हें एक बड़े सिस्टम में कैसे फिट करते हैं। क्या दूसरी दवाओं से इसके संबंधों के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, और ये जानकारी होम्योपैथिक अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होती है। ग्रंथ बताते हैं कि कॉस्टिकम, हेपरसल्फ और लाइकोपोडियम जैसी दवाएं इसकी पूरक हैं। पूरक, इसका क्या मतलब है? यानी वे एक दूसरे के काम को पूरा कर सकती हैं या उसके बाद अच्छा काम करती हैं। कभी कभी पुरानी बीमारियों में एक दवा एक स्तर तक काम करती है और फिर उसके आगे का काम कोई दूसरी पूरक दवा करती है। अच्छा, ये भी बताया गया है कि ग्रेफाइट्स, लाइकोपोडियम, पल्सेटिला और सल्फर जैसी दवाओं के बाद अच्छा काम करती है। ये एक तरह का रोड मैप है। और आखिरी बात, लक्षण रात में और मासिक धर्म के दौरान और बाद में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे पड़ताल को समेटते हैं। हमारे सामने एक तस्वीर बनी है कैसे व्यक्तित्व की, जो सुस्त है, मोटापे की तरफ झुकाव है और फैसले लेने में हिचकिचाता है, जैसे उसके मन में ही दरारें हों। और वही दरारें उसके शरीर पर भी दिखती हैं। त्वचा फट जाती है, नाखून टूट जाते हैं और हर चोट संक्रमित हो जाती है। हाँ, उस चिपचिपे पानी जैसे स्राव को नहीं भूलना चाहिए। पाचन में भी वही विरोधाभास है, एक तरफ भयानक कब्ज, दूसरी तरफ सब कुछ अपाचे बाहर निकल जाना। और अंत में वे बेहद अनोखे लक्षण जो दिमाग में घर कर जाते हैं। शोर में बेहतर सुनना और माथे पर मकड़ी के जाले का वो अजीब सा एहसास। हाँ, तो ये सब, इसका मतलब क्या है? ये सोचना कितना आकर्षक है कि कैसे चिकित्सा की एक प्रणाली एक साधारण अकार्बनिक पदार्थ, कार्बन के एक रूप को इतने जटिल और विशिष्ट मानवीय लक्षणों के समूह के साथ जोड़ती है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम पदार्थ और चेतना के बीच के संबंध को कितना कम समझते हैं। कैसे एक चीज जो पेंसिल में लिखने के काम आती है, उसे इंसानी दुख, विरोधाभास और यहाँ तक कि संगीत पर रोने जैसी गहरी भावनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सवाल हमें इस पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है कि हम स्वास्थ्य और बीमारी को कैसे परिभाषित करते हैं।